Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 28th of January. First of all, let's see कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. देखिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट जो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर एक ग्रुप बनाने की बात की जा रही है. तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट कि जो एयर इंडिया है वो फाइनली टाटा जो एयरलाइंस थे उनको वापस मिल गया है. ठीक है, सो एक्चुअली दे वर द ओरिजिनल ओनर्स और इनको वापस फिर से मिल गया है, जहां पर जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को बेचा, यानी कि उसको डिसइन्वेस्ट किया था और उसको टाटास ने फिर से वापस खरीद लिया है. तो हम उसके बाद इसके बारे में समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट, देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो एलओसी की जो इशू चल रही है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इशू चल रही है, उसके बीच में यूएसए ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी कुछ दिनों पहले. बट उसके अगेंस्ट चाइना लगातार आवाज उठा रहा है, बोल रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच की जो प्रॉब्लम है उसे इंडिया और चाइना मिलकर आपस में सॉल्व करेगी, कोई थर्ड कंट्रीज के बीच में नहीं आ सकते. ठीक है, तो इस चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट एक एनवायरमेंट का इशू है दैट इज कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन. क्या होता है बायो रेमिडिएशन और इसके रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है, कैसे एग्जैक्टली काम करता है, एवरी सिंगल थिंग को हम प्रॉपर्ली समझेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट जो सेंट्रल एशिया का रिसेंटली मीटिंग हुई है, अफगानिस्तान ग्रुप बनाने की बात की जा रही है. देखिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको याद होगा 26 ऑफ जनवरी यानी कि हमारे रिपब्लिक डे पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सारे टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, पांचों आने वाले थे हमारे यहाँ पर एज चीफ गेस्ट. बट ड्यू टू कोविड और जो सिचुएशन खराब हो गई उसके कारण वो लोग आ नहीं पाए. बट आपको ध्यान होगा 26 ऑफ जनवरी पे रिपब्लिक डे मतलब अटेंड करने के बाद में 28 ऑफ जनवरी यानी कि आज उनका सेंट्रल एशिया और इंडिया का एक मीटिंग होने वाला था. Now that meeting is actually happening और वर्चुअली वो मीटिंग किया गया है, जहां पर पहली बार इंडिया और सेंट्रल एशिया का एक समिट हुआ है. दैट वाज होस्टेड बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था. एंड ऑल द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, पांचों ही यहां पर आए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इनका लोकेशन कहां पर है. देखिए, दिस इज इंडिया. ठीक है, दिस इज इंडिया. इंडिया के अगर आप देखेंगे, इंडिया का सबसे नियरेस्ट कौन सा कंट्री है, दिस इज ताजिकिस्तान. ठीक है, तो देखिए सबसे लार्जेस्ट कंट्री इज दिस वन कजाकिस्तान, देन कम्स उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये दोनों उसके बिल्कुल पास में है. देन यू हैव तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान. These are the 5 countries. इन पांचों को कंबाइनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहा जाता है. नाउ यू मस्ट रिमेंबर कुछ चीजें. पहली बात, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में कोई भी डायरेक्टली लैंड रूट नहीं है. सेकंड चीज, जो अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान के कारण इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्चुअली अभी पास आ रही हैं पिछले 1-2 सालों से, इस अफगानिस्तान से 5 सेंट्रल एशियन कंट्री डायरेक्टली टच नहीं करती हैं. ओनली 3 कंट्रीज जो है वो टच करती है, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान. तो आपको ध्यान ये रखना है कि के वाले जो दोनों कंट्रीज है, दोनों ही अफगानिस्तान को टच नहीं करते हैं. कजाकिस्तान भी नहीं करता है और किर्गिस्तान भी नहीं करता है. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल मैपिंग. आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया. अब देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो समिट हो रही है. अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में एक प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है, दैट इज लैंड कनेक्टिविटी. बिकॉज इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में कोई भी लैंड कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कोई भी लैंड कनेक्टिविटी नहीं है यहां पर. इसके कारण एक इशू तो हमेशा रहने वाला है. आप अभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी भी देखेंगे ना, ये इशू कभी खत्म नहीं होने वाली है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे. तो लैंड कनेक्टिविटी का इशू रहेगा. इसके कारण दोनों कंट्री आपस में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की काफी कोशिश करती है. 5 साल पहले भी अगर आप देखेंगे, इंडिया और सेंट्रल एशिया का जितने भी टॉक्स होते थे, दे वर एक्चुअली सेंटर्ड अराउंड दिस लैंड कनेक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी भी जो ये मेन कंसर्न है हमारा कनेक्टिविटी का ही है कि किस तरीके से इंडिया जो है सेंट्रल एशियन कंट्री को रीच कर सकता है और सेंट्रल एशियन कंट्री कैसे इंडिया तक पहुंच सकती है. ठीक है, तो इस बार भी जो हमारा मेन इशू ऑफ डिस्कशन था, ऑब्वियसली एक तो अफगानिस्तान था और सेकंड हमारा यही था कि कनेक्टिविटी को हम कैसे एक दूसरे कंट्री के अंदर बूस्ट अप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे चीजें प्रपोज की हैं. उसमें से कुछ चीजें तो बोली गई हैं, जैसे कि हाई लेवल एक्सचेंजेस होने चाहिए, मतलब दोनों ही कंट्री आपस में मिलकर काफी चीजें एक्सचेंज करेगी. जैसे कि दोनों कंट्री के बीच में काफी ज्यादा बाई एनुअल समिट्स होने चाहिए, मतलब दोनों ही जो रीजन है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री दोनों के बीच में बाई एनुअल समिट्स. नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई एनुअल? देखिए, नाम से समझिए, एनुअल मींस ईयरली, बाई मींस 2 यानी कि 2 ईयरली, हर 2 साल पे यहां पर समिट्स होने चाहिए. इसके अलावा बोला गया है दैट देयर शुड बी एनुअल मीटिंग्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ट्रेड मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर्स. इन सबको आपस में आप मिलने दो ताकि ये आपस में मिलकर कुछ चीजें डिसाइड कर सके और आपस में मिलकर कुछ प्लानिंग्स करें, ताकि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच का जो ट्रेड है, जो कनेक्शन है, वो दोनों और ज्यादा इंक्रीज हो सके. नाउ इसका एम क्या है? इस मीटिंग का एम ये था कि दोनों ही जो रीजन है यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशियन रीजन, दोनों के बीच में कॉपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज करना है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ पॉलिटिकल, जितने भी एरियाज है यानी कि दोनों कंट्री के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, डेवलपमेंट के बेसिस पे इंक्रीज करना है. इसके अलावा दोनों कंट्री को पार्टनरशिप, ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चर, टूरिज्म, इन सब के सब फील्ड्स में. देखिए, ये ऐसे फील्ड हैं, ये कॉमन फील्ड्स होते हैं. किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर रिलेशनशिप, मतलब दोनों किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर आपस में बातचीत होगी ना, तो हमेशा वो इन्हीं मतलब टॉपिक्स के मतलब आसपास होती है. ट्रेड होगा, कनेक्टिविटी हो, कल्चर, टूरिज्म, ये सेम चीजें हैं, ये चीजें चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है.
नो, इसको समझिए। रिसेंटली जो अभी जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है, जो बेसिकली देखिए ये किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होस्ट किया गया। इसका मतलब क्या है, इस बार का वेन्यू कहां पर था, इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली पांचों सेंट्रल एशियन के जो लीडर्स थे वो इंडिया के अंदर आने वाले थे, राइट। इसलिए इसको जो फाइनल नेम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली जो साइन हुआ है दैट इज कॉल्ड एज दिल्ली डिक्लेरेशन। नाउ इसके अंदर कुछ चीजें साइन की गई है, जिसमें एक प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया गया है सारी कंट्री के द्वारा वो ये है कि सबने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक सेंट्रल एशियन सेंटर बनाएंगे जो कि न्यू दिल्ली के अंदर होगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है सबके सब अपने डिप्लोमेट्स को, अपने लोगों को यहां पर न्यू दिल्ली के अंदर भेजेंगे और यहां पर कुछ रीजनल ऑफिसेस बनाएंगे, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर, ताकि दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप और ज्यादा इंप्रूव हो सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि दो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाई जाएंगे। मतलब जॉइंट वर्किंग ग्रुप का सीधा सा मतलब होता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, एक मेंबर्स बनाए जाएंगे, और एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर कुछ इंडिया के मेंबर्स भी होंगे, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री के मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। नाउ ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली इन्हें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो ये जो बनाए जाएंगे उनमें से एक वर्किंग ग्रुप होगा अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और सेकंड जो होगा वो चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि कनेक्टिविटी, देख रहे हैं यहाँ पर अगेन कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। इंडिया और जो अफगानिस्तान है डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाबहार के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी इस चीज के बारे में जो है डायरेक्टली बात की जाएगी। ओके, इसके अलावा बोला गया है कि फर्दर डेवलपमेंट जो होगा वो म्यूचुअल कनेक्टिविटी के ऊपर मतलब ध्यान दिया जाएगा। स्पेशली अगर हमें ट्रेड और कॉमर्स को यहां पर एनहांस करना है तो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री को सबसे पहला चीज जो ये करना होगा कि अपने कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस बात पे इंडिया भी और सेंट्रल एशियन कंट्री दोनों यहां पर काफी ज्यादा अग्री करते हैं, ठीक है। क्यों यहां पर अग्री करते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है सबके सब लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड होने के कारण क्या होता है, वो डायरेक्टली सी रूट का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकती है। तो उनको सी रूट का अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले उनको ईरान, अफगानिस्तान, इन सब कंट्री के पास में आना पड़ता है। इसलिए जैसे वो ईरान के पास आते हैं तो उनको जो सबसे पहला कंट्री मिलता है जिसके साथ उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा है, दैट इज एक्चुअली इंडिया, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है कि जैसा हमने बात की कि ओवरलैंड जो कनेक्टिविटी यानी कि लैंड की कनेक्टिविटी डायरेक्टली इनका इंडिया के साथ नहीं है। अब जितने भी सेंट्रल एशियन लीडर्स हैं, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री के लीडर्स थे और जो इंडिया के लीडर्स हैं, उन सब ने एक चीज पे यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, वो ये है कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगेन आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में कभी भी बातचीत होगी तो इट विल बी एक्चुअली सेंटर्ड अराउंड कनेक्टिविटी ओनली, बिकॉज अगर हमें ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है तो सबसे पहले हमें दोनों कंट्री को आपस में कनेक्ट करना होगा, राइट। अगर दोनों कंट्री आपस में कनेक्ट करेंगे तभी तो आगे जाकर ट्रेड होगा ना, तभी तो आगे जाकर कॉमर्स होगा, तभी तो लोग एक दूसरे के यहां जाना स्टार्ट करेंगे, ट्रेड जाना स्टार्ट होगा, राइट। इसलिए बोला गया है कि पहले हम कनेक्टिविटी का इशू सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हम ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो देखिए जब कनेक्टिविटी का इशू सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद बात की गई है कि हमें अपने दोनों रीजन्स के बीच में जो ट्रेड है उसकी पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करना है। करेंटली हमारा ट्रेड बहुत ही कम है, इट इज जस्ट टू ट्यून ऑफ अराउंड $2 बिलियन, बस इसे इंक्रीज करके और ज्यादा मतलब जितना हो पाए उसको उतना इंक्रीज करना है। कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे डिसाइड नहीं की गई है। बोला गया है कि $2 बिलियन हमारा अभी करेंटली है, इसको हमें इंक्रीज करना है। अब देखिए अगर हमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक चीज तो हमें बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान वाला जो रीजन है, देखिए आप इस मैप को ध्यान से देखिए, तो दिस इज इंडिया, ठीक है। ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दिस इज कजाकिस्तान, दिस इज किर्गिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। तो यहां पर अगर हमें पहुंचना है तो उसका सिंपल सा बेसिस है कि इस रास्ते से हम जाना चाहते हैं बट हम जा नहीं सकते हैं, क्यों, बिकॉज बीच में यहां पर पाकिस्तान आता है, ठीक है। तो हम पाकिस्तान हमें ओवरलैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता है, पाकिस्तान डज नॉट अलाउज अस ट्रांजिट का सीधा सा मतलब है पाकिस्तान हमें अपने रोड को यूज करने नहीं देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रास्ता तो पूरी तरीके से बंद हो गया ना। ये वाला पार्ट पूरा हिमालय है तो ऑब्वियसली हम हिमालय को ऊपर से तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये रास्ता भी बंद हो गया, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, दैट इज या तो इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से। नाउ अगर आप करंट रास्ते को देखेंगे, एग्जैक्टली हम करंट कौन सा रूट फॉलो करते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर रूट को ध्यान से देखिए। नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज, देखिए ये वाला पार्ट दिस इज इंडिया, ठीक है। अगर आप इंडिया को ध्यान से देखेंगे, अब इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू जाना है बट यहां पर पाकिस्तान ऑब्वियसली ट्रांजिट अलाउड नहीं करता है। तो इंडिया क्या करती है, इंडिया यहां से मुंबई के पोर्ट से या फिर दिल्ली के पोर्ट से, गुजरात के पोर्ट से निकलती है एंड इट गोज वाया दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ ईडन, ठीक है। गल्फ ऑफ ईडन इसे बोलते हैं। नाउ गल्फ ऑफ ईडन को पार करते हुए दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सुएज कनाल को पार करता है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचता है। मेडिटेरेनियन सी के बाद यहां से देखिए, यहां से अगर इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर जाना होता है तो इंडिया यहां पर डायरेक्टली यूज करता है ब्लैक सी को, ठीक है। दिस इज ब्लैक सी, यहां पे ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, उसके बाद इट गोज इनटू डिफरेंट नेशंस। या फिर देखिए इंडिया का ये सिंपल रूट है, इंडिया ऑब्वियसली पाकिस्तान को यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली ट्रेड के लिए, तो इंडिया ये रूट यूज करता है। सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी जाता है, मेडिटेरेनियन सी जाने के बाद ये ब्लैक सी को यूज करके या तो सेंट्रल एशियन कंट्री के पास जाता है, या फिर अगर इंडिया को यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो इंडिया मेडिटेरेनियन सी को पूरा क्रॉस करता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करता है एंड
इट गोज, दिस इज यूके, दिस इज फ्रांस, यूके और फ्रांस के बीच में दिस इज इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए, ठीक है, इस एंटायर रीजन को क्रॉस करते हुए इस पूरे यूरोप के अंदर ट्रेड करता है। दिस इज द रूट दैट एक्चुअली इंडिया फॉलोज करेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ये वाला रूट फॉलो करता है। नाउ देखिए हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमें इस ट्रेड रूट को जल्दी छोटा करना है। तो हमारे पास सिंपल तरीका ये है कि हम यहां से मुंबई से निकले, दिस पर्टिकुलर रीजन डायरेक्टली हम इंडिया से ईरान का ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बंदर अब्बास पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट के जस्ट पास में दिस पोर्ट इज कॉल्ड एज चाबहार पोर्ट। नाउ दीस टू पोर्ट्स दे आर एक्चुअली फंक्शनल फॉर इंडिया आल्सो, मतलब ये दोनों ईरान के पोर्ट है बट इसे इंडिया भी यूज करता है, ठीक है, बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट दोनों है। अब देखिए इंडिया क्या करेगा, यहां से डायरेक्टली निकल के ईरान के पोर्ट पे जाएगा, ईरान से डायरेक्टली इंडिया, दिस इज कॉल्ड एज कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी एक ऐसी सी है जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री को डायरेक्टली टच करती है। तो समहाउ अगर इंडिया ईरान को क्रॉस करके कैस्पियन सी तक पहुंचता है तो देन डायरेक्टली सी रूट को यूज करके इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्री पहुंच सकता है। तो अब देख रहे हैं ये जो लंबा वाला रूट हमें यूज करना पड़ता है, ये इस रूट को हम यहां पर कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं। नाउ देखिए ये वाला जो रूट आप देख रहे हैं, ये वाला रूट जो हम एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर रूट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये हमारा प्रपोज रूट है, जो हम इस रूट को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इस रूट को हम यूज करके सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ भी और यूरोपियन कंट्री के साथ भी हम ट्रेड को अपने इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग रशिया के साथ हम अपने ट्रेड को मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं थ्रू दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर मैप प्रॉपर्ली समझ आ गया कि एक्जैक्टली कौन सा रूट हम अभी फॉलो करते हैं, कौन सा रूट हमें आगे जाकर फॉलो करना है। तो अब देखा ये था हमारा इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में जो कनेक्टिविटी का इशू यही है। अभी देखिए अभी दोनों बात कर रहे हैं कि जो चाबहार पोर्ट वाला जो इशू है, ठीक है, चाबहार पोर्ट देखिए अगेन फिर से देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चाबहार पोर्ट, ठीक है, अगर आप इसको फिर से देखेंगे ध्यान से, इंडिया यहां से निकलता है एंड दिस पार्ट इन ईरान इज कॉल्ड एज चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट के जस्ट वेस्टर्न साइड में यहां पे प्रेजेंट है बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है, आपको ये दोनों ही पोर्ट का लोकेशन हल्का हल्का ध्यान रखना है। नाउ चाबहार पोर्ट को लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान से होते हुए इंडिया जो है डायरेक्टली सेंट्रल एशियन कंट्री पे जा सके। और चाबहार पोर्ट के बाद क्या होगा, चाबहार पोर्ट पे जब इंडिया पहुंच जाएगा यहां पर, उसके बाद यहां तक जाने के बाद डायरेक्टली इंडिया कैस्पियन सी पे जो भी सी रूट है उसको यूज करके इस पूरे रीजन के साथ ट्रेड कर सकता है। उसके बाद इंडिया फर्दर इन सब कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकता है, दिस एंटायर रीजन कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो एक तो हमारा पोर्ट हो गया, एक तो हमारा रूट हो गया थ्रू चाबहार पोर्ट और एक रूट होगा हमारा हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इन दोनों ही रूट को एक्चुअली इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज दोनों ही बहुत ही अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो हमने देखा ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है और सेकंड पोर्ट कौन सा है, बंदर अब्बास पोर्ट। ये दोनों ही पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों पोर्ट इंडिया के लिए डायरेक्टली एक गेटवे का काम करते हैं, जो कि इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ और यूरोपियन कंट्री के साथ एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसलिए इन रूट को देखिए, अब देखिए इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इंडिया बाकी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है, इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए इन रूट्स को अब रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये सब साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। मतलब इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या फिर चाबहार पोर्ट, बट आसपास के रीजन में जितने भी बाकी कंट्रीज थे वो सब भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसीलिए जितने भी डिफरेंट कंट्रीज है वो सबके साथ मिलकर बंदर अब्बास को भी यहाँ पर डेवलप करना चाह रहे हैं, चाबहार को भी डेवलप कर रहे हैं और यहां तक कि तुर्कमेनिस्तान के भी अंदर भी एक पोर्ट है दैट इज कॉल्ड एज तुर्कमेन बाशी पोर्ट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली तुर्कमेन बाशी पोर्ट है कहां पे। देखिए आपको नाम से पता चल जाएगा, तुर्कमेन बाशी यानी कि तुर्कमेन नाम से समझेंगे तो सिंपली इट सिग्निफाइज कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुर्कमेन बाशी पोर्ट ने भी रिसेंटली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर खुद को इंक्लूड कर लिया है। व्हाट डज इट मींस, एक्चुअली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था ताकि सेंट्रल एशियन कंट्री और यूरोप के साथ ट्रेड कर सके, बट यहां पर डिफरेंट कंट्रीज साथ में आकर इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया मेन कनेक्टिविटी का इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, ठीक है। इस चीज के ऊपर बातचीत अभी रिसेंटली हुई है। इसके अलावा एक और चीज था, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर रिसेंटली इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में बात हुई। देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज तापी प्रोजेक्ट, पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली तापी क्या है। देखिए तापी का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे दैट टॉक्स अबाउट तुर्कमेनिस्तान, देन कम्स अफगानिस्तान, देन कम्स पाकिस्तान एंड इंडिया। ये चार कंट्रीज साथ में मिलकर एक सिंगल पाइपलाइन बनाना चाह रही है जिससे कि तुर्कमेनिस्तान के पास बहुत सारा ऑयल एंड गैस रिजर्व है, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान चाहती है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों को ही अपना गैस प्रोवाइड किया जाए। इस पर्टिकुलर एक ऐसा पाइपलाइन बनाया जाए जो कि इन तीनों ही कंट्री को डायरेक्टली टच करेगा, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली सी रूट का जो ट्रैवल करने का जो खर्चा है ना वो सारा का सारा बच जाएगा। सिंपली पाइपलाइन के थ्रू गैस को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए आइडिया बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तुर्कमेनिस्तान और इंडिया के अलावा यहां पर दो कंट्रीज और हैं, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप आपको पता ही है, बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं करता है। तो मान लीजिए कि कल को इंडिया को गैस की जरूरत होती है और इंडिया और पाकिस्तान अगर प्रॉपर्ली अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, फिर वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है, सोचिए अगर पाकिस्तान ने हमारा एक गैस का रूट कट कर दिया,
जस्ट मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, या फिर यहां पर ब्लॉकेट लगा दिया, इस चीज को बंद कर दिया, तो फिर इंडिया के पास गैस एंड ऑयल के रिजर्व कैसे पहुंचेगा, राइट? ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो पहला इशू तो इंडिया को ये है कि पाकिस्तान यहां पर इस चीज के ऊपर ब्लॉकेट लगा सकता है। सेकंड चीज है कि ये पर्टिकुलर पाइपलाइन जो प्रपोज पाइपलाइन है, ये अफगानिस्तान के अंदर से ट्रैवल करती है। अफगानिस्तान का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है, हेरात प्रोविंस, कांधार प्रोविंस और क्वेटा। नाउ अगर आप ध्यान से सोचेंगे, हेरात, कांधार और क्वेटा ये तीनों ही जो प्लेसेस है फिलहाल तालिबान के रूल के अंदर है, ठीक है? अब तालिबान एक टाइप का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक टाइप का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, अभी भी एक बहुत ही रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया और तालिबान की रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भी, राइट? अब मान लीजिए कि कल को तालिबान को अपनी कोई बात मनवानी हो इंडिया से, और उसके लिए तालिबान ने अगर अपनी जगह पर यहीं पर कहीं ब्लॉकेट लगा दिए, या फिर इस गैस पाइपलाइन को बीच से ही बंद कर दिया, या फिर इंडिया तक बेसिकली गैस या ऑयल पहुंचने नहीं दिया, फिर इंडिया क्या करेगी, राइट? इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इसके अंदर इंटरेस्ट शो करना फिलहाल बंद कर दिया है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, तुर्कमेनिस्तान जो है उस तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बहुत ही एंथुसियास्टिकली मतलब वो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस कर रहा है कि इस चीज को हमें और ज्यादा इंप्रूव करना है, इससे और ज्यादा आगे लेके जाना है, बट इसके अंदर इंडिया फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया ने इस बार भी कोई भी सपोर्ट यहां पर शो नहीं किया है। अगर आप तापी का जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करेंगे, 2015 के अंदर इसको स्टार्ट किया था, और उस टाइम इंडिया बहुत ज्यादा ज्यादा आगे था इस चीज को स्टार्ट करने में, लेकिन फिर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन और देन अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चेंज हुई है लगातार, स्पेशली तालिबान का पावर में आना, दीज टू थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज इंडिया कोर्स, और जहां पर तापी पाइपलाइन के अंदर इंडिया उतना ज्यादा खुद को वो शो नहीं कर, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। अब देखिए, अगर इंडिया यहाँ पे जो अपना इंपॉर्टेंस है इस चीज को नहीं दे रहा तापी को, तो ऑब्वियसली तुर्कमेनिस्तान को कहीं ना कहीं तो अपना गैस ऑयल को रिजर्व को बेचना ही है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान ने भी डिसाइड किया है कि वो एक इंटरनेशनल मिनिस्टीरियल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस एक करने वाला है, जहां पर जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री उनके साथ बातचीत करेगा, ताकि तापी प्रोजेक्ट को आगे किस तरीके से लेके जाना है उसके बारे में ये चीज बातचीत होगी, ठीक है? तो ये तो हमने समझा, ये हमने दो मेन इश्यूज को समझ लिया प्रॉपर्ली। एक तो कनेक्टिविटी इश्यूज जो कि इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्री के बीच में है, और एक तुर्कमेनिस्तान के साथ जो हमारा तापी प्रोजेक्ट है जो कि गैस का पाइपलाइन है, उस चीज के अंदर इंडिया उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। अब देखिए, इसके अलावा लीडर्स ने थर्ड चीज के ऊपर जो बात की, दैट इज अबाउट अफगानिस्तान, ठीक है? अफगानिस्तान के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बात की गई है, जहां पर बोला गया है कि इंडिया और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है सबके सब सेम कंसर्न शो करते हैं और सेम ऑब्जेक्टिव शो करते हैं, सबके सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी बन जाए। तो यहाँ पर चार मेन कंसर्न्स यहाँ पर शो किए गए हैं, जो कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री सबने साथ में माने हैं। पहला, फर्स्ट चीज बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बहुत जल्दी जरूरत है, बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा, बिकॉज विंटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपने देखा कोल्ड वेव्स लगातार इंक्रीज हो रही है, उसके कारण अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है और ज्यादा ग्रिम हो रही है। तो अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज होना चाहिए। सेकंड चीज, हमें ये इंश्योर करना है कि अफगानिस्तान के अंदर एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनना चाहिए, ठीक है? तालिबान गवर्नमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव एंड इट इज नॉट इंक्लूसिव एज वेल, ठीक है? वुमेन्स को काम नहीं करने देते, बहुत सारे नेटिव जो अफगानिस्तान के हैं उनको काम नहीं करने देते। द पॉइंट इज कि हमें ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? थर्ड चीज, वहां पर अगर ये तालिबान पावर में आई है, इसका मतलब है कि बाकी जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर पावर में आ सकती हैं, वो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस अपना इंक्रीज कर सकती है। तो टेररिज्म को कॉम्बैट करना और टेररिज्म के थ्रू जो ड्रग ट्रैफिकिंग है बेसिकली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड फोर्थ चीज कि वहां के वुमेन्स एंड वहां के बच्चे एंड वहां की मिनोरिटीज, इन सबके राइट्स को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना, ये भी वहां के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये चार यहाँ पर मेन डिसाइड किए गए हैं, इन चारों को मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। नाउ इंडिया और सेंट्रल एशिया का रिसेंटली 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हो गया है, और आपको ये चीज ध्यान रखना, देखिए इंडिया और सेंट्रल एशिया ऑल्दो यहां पर मिलने वाले थे 26 जनवरी को, बट इसका एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि हमने 30 इयर्स यहां पर कंप्लीट किया अपने रिलेशनशिप को। अब देखिए, जस्ट 2 दिन पहले क्या हुआ है, 2 दिन पहले चाइना ने सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ एक मीटिंग की है, कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर चाइना ने ये बोला है कि हम आपको $500 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। वहां पर भी देखिए, कोविड के कारण बहुत ज्यादा इशू हुआ है। कोविड के कारण क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस लगातार मतलब डिक्रीज हो गए हैं, स्पेशली ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई। ऑयल की डिमांड डिक्रीज होने के कारण उन्हें ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज करने पड़े, उसके कारण देखिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनके यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गरीबी वगैरह बहुत ज्यादा फैल गई है, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए। इसलिए चाइना का प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये बोला है कि हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे टू अ ट्यून ऑफ अराउंड $500 मिलियन। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा ट्रेड है चाइना का और सेंट्रल एशियन कंट्री का, वो फिलहाल $40 बिलियन के आसपास है, उसे इंक्रीज करके $70 बिलियन तक पहुंचाना है, ठीक है? तो ये दो मेन चीज चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने बात की है। अब जब इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनसे जब पूछा गया कि चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री का जो रिलेशनशिप लगातार बढ़ रहा है, तो क्या उससे इंडिया को कोई भी इफेक्ट आ सकता है, तो यहां पर हमारे डिप्लोमेट्स ने ये बोला है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के जितने भी रिलेशनशिप है वो इंडिया के खुद के मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किसी और कंट्री के मेरिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो चाइना अगर वहां पर अपनी मीटिंग कर रहा है तो वो
वो चाइना का मतलब है, ठीक है। चाइना उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट बीइंग उससे इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इंडिया सेंट्रल एशिया कंट्री के बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप काफी दिनों से चलते आ रहे हैं, जहां पर दोनों ही कंट्री बहुत ही अच्छे हिस्टोरिकल, कल्चरल और सिविलाइजेशन लिंक को शेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट टाटास हु हैव रिसेंटली गॉट बैक एयर इंडिया। नाउ आपको ध्यान होगा इसके बारे में मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाकर इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको वो चीज समझ आ गया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली टाटास का एयर इंडिया के साथ रिलेशनशिप क्या है। फिर भी जो न्यूज है हम उसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए न्यूज कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है एयर इंडिया का सारा शेयर। आपको ध्यान रखना 100% शेयर हैज बीन ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद जितना भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था सब कुछ यहाँ पर टाटा सन की एक सब्सिडरी कंपनी थी दैट इज कॉल्ड एज टैलेस कंपनी, ठीक है। टैलेस को यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है। नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी जो है ये टाटा जो है उन्हीं का एक सब्सिडरी कंपनी है। बेसिकली ये सारा का सारा एयर इंडिया जो है टाटा के पास वापस आ गया है, जहां पर 5 साल पहले अराउंड एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है। इंडिया और जो इंडिया ने एक एयर इंडिया नाम की जो एयरलाइंस है उसको डिसइन्वेस्ट करने के लिए यानी कि उसको बेचने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत बार वो फेल भी हुआ था, ठीक है। वहां पर एक भी बिडिंग नहीं मिली थी। हम उन सब के बारे में बात करेंगे अभी। तो इन सब के बाद फाइनली 5 साल के बाद इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है। नाउ एयरलाइन जो है इसको पहली बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर 1953 के अंदर लाया गया था। इसका मतलब क्या है कि 1953 के अंदर इसको पूरी तरीके से नेशनलाइज किया गया था, यानी कि इसको गवर्नमेंट बॉडी बना ली गई थी। नाउ इस पर्टिकुलर जो रिसेंटली ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अंदर देखिए 3 मेजर पावर्स थे, मतलब 3 मेजर बॉडीज थे। तीनों के अंदर शेयर्स थे यहाँ पर एयर इंडिया के अंदर। पहला था एयर इंडिया। एयर इंडिया खुद था, एक कंपनी है। एयर इंडिया के पास खुद के कुछ शेयर्स थे। सेकेंड है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये भी एक दूसरी कंपनी है, उसके पास कुछ शेयर्स थे और आधा शेयर यानी कि 50% स्टेक जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। ये सारा का सारा शेयर यानी कि 50% ये वाला गवर्नमेंट वाला एयर इंडिया वाला सारा शेयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस का सारा शेयर यानी कि 100% शेयर जो है वो पूरी तरीके से टाटा सन्स के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है टैलेस कंपनी, उस टैलेस के पास ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका हल्का सा हम बैक में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए 1932 दिस वाज द टाइम जब जेआरडी टाटा नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने टाटा एयरलाइंस को स्टार्ट किया था 1946 के अंदर। ये एक्चुअली एविएशन एक टाइप का डिवीजन होता है जहां पे टाटा सन्स का नाम चेंज हो जाता है और एयर इंडिया उसका नाम रखा जाता है। 1953 के अंदर फाइनली एयर इंडिया को पूरी तरीके से नेशनलाइज कर लिया जाता है। इसका मतलब है गवर्नमेंट उसे अपने कंट्रोल के अंदर कर लेती है। 1995 के आसपास में क्या होता है, जब हमारा 1991 के अंदर एलपीजी स्कीम आया था। एलपीजी आपको याद है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसा पीरियड था जिस टाइम इंडिया ने अपने सारे इंडस्ट्रीज को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था एफडीआई के लिए, यानी कि बाहर से डिफरेंट कंपनीज इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर सकती थी। तो जो बहुत सारी जो एयरलाइन की इंडस्ट्री थी वो भी इंडिया के अंदर आती है और उसके कारण बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स के इंडिया के अंदर आने के कारण जो एयर इंडिया की जो खुद की वैल्यू थी वो लगातार डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। 2000 और 2001 के आसपास में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कोशिश की कि अराउंड 40% जो एयरलाइंस है उसको बेच देते हैं। बट ये चीज मतलब बिक नहीं पाया बिकॉज किसी ने इसके लिए इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज इस 6 साल के अंदर एयर इंडिया जो था पूरी तरीके से लॉस में जा चुका था। 2007 आते जो उस टाइम की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एयर इंडिया को मर्ज कर दिया एयर इंडिया की एयरलाइन से। मतलब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो डिफरेंट कंपनीज थी। अभी हम इसके बाद में बात करेंगे। देखिए एयर इंडिया जो था ना, एयर इंडिया एक्चुअली एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसका पूरा नाम है एयर इंडिया इंटरनेशनल। और जो इंडियन एयरलाइंस है वो एक टाइप की एयर इंडिया की एक सब्सिडरी है जो कि डोमेस्टिक कंपनी है। इन दोनों को आगे आकर मर्ज कर दिया जाता है 2007 में कांग्रेस के द्वारा। लेकिन वहां पर भी लॉसेस पूरी तरीके से खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। लॉसेस अभी भी होते रहते हैं। फाइनली 2018 के अंदर मोदी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि 76% जो एयर इंडिया उसको बेचते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, 1 साल होने के बावजूद भी एक भी बिड्स नहीं आते, मतलब कोई भी इसे खरीदने के लिए सामने नहीं आता है। फाइनली 2020 के अंदर बोलता है कि हम 76% नहीं बेचेंगे, हम पूरे का पूरा 100% स्टेक जो है एयर इंडिया का उसको पूरी तरीके से बेच देंगे। इसलिए फाइनली 2021 के अंदर टाटा ग्रुप, स्पाइसजेट, ये सब कुछ ऐसी कंपनी है जो कि इसमें इंटरेस्ट शो करती है। बट फाइनली 2021 के अंदर टाटा ग्रुप जो है वो 18,000 करोड़ जो रुपए देती है और ये पूरा का पूरा बिड जीत जाती है। फाइनली 27 जनवरी 2022 यानी कि कल को टाटा ग्रुप को इस पर्टिकुलर एयर इंडिया का पूरा फुल ओनरशिप मिल जाता है, ठीक है। दिस इज द एंटायर टाइमलाइन कि एग्जैक्टली एयर इंडिया किस तरीके से काम करता है, ठीक है, किस तरीके से एक पूरा राउंड ट्रिप मार के वापस टाटा के पास ही पहुंच गया। नाउ हम थोड़ा समझते हैं। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो नरेंद्र मोदी के साथ अग्री करते हैं इस पॉइंट पे कि एविएशन सेक्टर को अगर अफोर्डेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो उसका एक प्राइवेटाइज होना बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइज होने का मतलब है कि हमें उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। एक प्राइवेट बॉडी के पास जब तक एक एयरलाइंस का कंट्रोल रहेगा तब तक उसकी एफिशिएंसी लगातार इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2021-2022 यानी कि ये जो अभी करंट जो ईयर चल रहा है उसके लिए एक टोटल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था। दैट वाज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 1.75 लाख करोड़, यानी कि इतने पैसों का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज हैं उसको हमें बेचना है। बेच करके क्या करना है, प्राइवेट बॉडीज
तक पहुंचाना है, ताकि प्राइवेट बॉडीज उस पर्टिकुलर जो भी चीजें हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनको प्रॉपर्ली चलाएं, रन करे और उसके अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज करें। इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा ये होगा, गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, 1.75 लाख करोड़ पैसा मिलेगा। इससे गवर्नमेंट अपना डिफरेंट जो ट्रेड डेफिसिट है उसको मतलब वो कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। इसके अलावा इन पैसों को वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये मेन टारगेट था। अब टाटा सन्स ने रिसेंटली क्या किया, अराउंड 2700 करोड़ इन कैश पे किया, और अराउंड इस पर्टिकुलर जो एयरलाइन की कंपनी थी, जो एयर इंडिया है, उसको अराउंड 15,000 करोड़ का लॉस चल रहा था। इन सारे के सारे लॉस को टाटा सन्स ने अपने हाथों में ले लिया कि इसका इतना उधारी जो है हम वो खुद पे कर देंगे, मतलब 15,000 करोड़ का उधार जो है अभी टाटा सन्स जो है वो पे करेगा, ठीक है। इसके अलावा 62,000 करोड़ का और उधार चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट यहां पर पूरी तरीके से पे करने को रेडी हो गई है ना। इसको ध्यान समझिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। टोटल मिलाकर टाटा जो है, मतलब जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस सब मिलाकर अराउंड 75,000 करोड़ के लॉस में चल रहा था, ठीक है। इसमें से अराउंड 15,000 करोड़ का जो लॉस है वो टाटा ने बोला है कि आप हमें ये एयरलाइंस बेच दो, इतना 15,000 का लॉस इसे हम पूरा कर देंगे, मतलब जिसका उसको जो उधार है हम वो उधार उसको कंप्लीट कर देंगे, और बाकी जो अराउंड 62,000 करोड़ का जो लॉस बचता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम पे करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने का पे कर रही है। तो आप रिसेंटली जो भी आपको बजट आएगा, बजट में आप देखेंगे इतना जो अमाउंट है वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, मतलब इसमें से कुछ पैसा जो है वो टाटा सन्स का जो भी जो एयर इंडिया था उसका उधार वापस करने में जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये बोला गया है कि एयर इंडिया की कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ नॉन कोर एसेट्स हैं, उसको अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखा गया है टू ट्यून ऑफ अराउंड 14,000 करोड़, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मेजॉरिटी जो भी चीजें थी वो सबके सब टाटा के पास ऑलरेडी जा चुकी है। अब देखिए टाटा ने जो रिसेंटली एयर इंडिया को खरीदा है उसके अंदर उन्हें टोटल 141 प्लेन्स मिली है, जिसके अंदर कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स भी उनको साथ में मिले हैं। कौन कौन से ब्रांड्स हैं? फर्स्ट इज एयर इंडिया का ब्रांड, सेकंड इज इंडियन एयरलाइंस का ब्रांड, एंड थर्ड इज महाराजा का ब्रांड। आपने देखा होगा एयर इंडिया के साथ में हमेशा एक महाराजा का आपको एक एक कार्टूनिक एक टाइप का वो मिल जाएगा, ठीक है। वो जो ब्रांड है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि एयर इंडिया के साथ में मर्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज महाराजा का ब्रांड। ये भी पूरी तरीके से टाटा के पास अब जा चुका है। टोटल मिला के 13,500 ऐसे परमानेंट और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे जो कि एयर इंडिया के अंदर काम करते थे, और इस चीज का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये सब टाटा के अंदर जा चुके हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर बोला गया है कि कम से कम 1 साल तक आप इनमें से किसी को भी जॉब से नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके एक मतलब महीने के बाद, 1 साल के बाद एक्चुअली आप उनको जॉब से निकाल सकते हैं, उनके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली उनका क्या करना है। अब टाटा का जो ग्रुप है उसके अब वो टोटल 3 एयरलाइंस की मालिक बन चुकी है। फर्स्ट कंपनी दैट इज कॉल्ड एज विस्तारा। विस्तारा आपने एयरलाइन सुना होगा, विस्तारा एयरलाइंस के अंदर टाटा का अराउंड 51% स्टेक है, यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है। थर्ड एयर एशिया नाम की एक बेसिकली एयरलाइंस है जिसके अंदर टाटा का 84% स्टेक है, यानी कि यहां पर भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। एंड थर्ड अभी आ गया है एयर इंडिया, जिसके अंदर 100% स्टेक है, यानी कि 3 ऐसी एयरलाइंस है, तीनों के अंदर जो टाटा ग्रुप है उनका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। अब ये तीनों ही जो एयरलाइंस है, तीनों को अगर आप मर्ज कर देंगे तो पूरे हमारे एविएशन सेक्टर का, पूरे इंडिया के एविएशन सेक्टर का अराउंड 24% है वो सिर्फ टाटा ग्रुप के पास चला गया, मतलब 24% एयरलाइंस को अकेला ये पर्टिकुलर ग्रुप संभाल रहा है, ठीक है। अब जैसा हमने बात की थी पहले 2000-2001 के आसपास में अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसका 40% स्टेक बेचने की कोशिश की थी, बट ये फेल हो गया था, किसी ने इसको खरीदा नहीं था, ठीक है। फिर 2017 के अंदर क्या होता है, जो हमारा अभी का कैबिनेट है उसने नॉट दे दिया, उसने परमिशन दे दी कि एयर इंडिया को इन्वेस्ट करना है, डिसइन्वेस्ट करना है एक्चुअली, और उसके लिए 76% मतलब बोला 76% जो स्टेक है वो हम बेचेंगे, और 24% गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती थी, बट ऑब्वियसली किसी ने भी इस चीज के लिए पैसा इसमें मतलब इन्वेस्ट ही नहीं किया, किसी ने कोई इनको बायर नहीं मिला, इसलिए 76% बेच नहीं पाए। फाइनली 2020 जनवरी के अंदर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि हम इसका पूरा 100% बेच देंगे, बिकॉज इसका लॉस अराउंड 75,000 करोड़ तक पहुंच गया था। इसलिए फाइनली टाटाज एंड स्पाइसजेट इन कुछ कंपनीज ने यहां पर इन्वेस्ट किया, और ये फाइनली टाटाज के पास गया। कुछ बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या था। और जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था 1932 के अंदर जेआरडी टाटा नाम के एक पर्सन है जिन्होंने एयरलाइन स्टार्ट किया था, उस टाइम उसका नाम रखा था टाटा एयरलाइंस, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्लाइट जो थी इसकी वो कराची और बॉम्बे के बीच में गई थी, उस टाइम इसको टाटा एयरलाइंस बोला जाता था। उसके बाद 1932 के बाद 16 साल तक ये प्रॉपर्ली काम करता है। उसके बाद 1948 में इसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 49% स्टेक खरीद लिया, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि इसको एक इंडिया के एविएशन सेक्टर की तरह इसको प्रमोट किया जाएगा। और उसके 5 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण 1953 के अंदर नेशनलाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर ले लिया जाता है, और फिर टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया इंटरनेशनल रख लिया जाता है, ठीक है। अब 2 टाइप की यहां पर कंपनीज बनती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी जो कि मतलब इंडिया से दूसरी कंट्री में जाएंगी एयरलाइंस, उनका नाम रखा जाता है एयर इंडिया इंटरनेशनल, और वो सारी की सारी फ्लाइट्स जो कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मूव करेंगी उनको बोला जाएगा इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो ये 2 कंपनीज बनती हैं। 2007 के अंदर लॉसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए थे स्पेशली इंडियन एयरलाइंस के, कि दोनों कंपनीज को यहां पर मर्ज कर दिया जाता है ताकि लॉसेस कुछ मतलब कम हो, लेकिन इसके लॉसेस मतलब दोनों को मर्ज करने के बावजूद भी लॉसेस होती है उतनी कम नहीं होती। लेकिन आपको ध्यान रखना 2007 के अंदर दोनों ही जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कंपनी थी और जो डोमेस्टिक कंपनी थी, दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था। फाइनली अभी कुछ सालों पहले एयर इंडिया ने क्या ये कोशिश की थी कि अगर हम अपने फ्लाइट का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा लॉस कम हो जाए। तो उन्होंने एक बहुत सारे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कर दिया था, बट द पॉइंट इज कि कोई फायदा नहीं हुआ, लॉस और ज्यादा इंक्रीज हो गया और तब से इनका कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एंड फाइनली द रीसेंट डेवलपमेंट इज कि ये जो एयर इंडिया है वो पूरी तरीके से टाटा के पास अब जा चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड न्यूज। आई होप आपको सेकंड न्यूज प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। देखिए, ये एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशू है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि एलएसी के ऊपर जो भी टॉक चल रही है उसमें चाइना और इंडिया आपस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, यूएसए को इसके अंदर बीच में आने की जरूरत नहीं है। चाइना के मिलिट्री ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, स्पेशली यूएसए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यूएसए ने कमेंट किया था, यूएसए ने बोला था कि बीजिंग जो है अपने नेबर्स को इंटिमिडेट कर रहा है, मतलब डरा धमका रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोला था। बट यहां पर देखिए, ऑब्वियसली इंडिया तो इस चीज को बिल्कुल मानता नहीं है। इंडिया तो कभी मानता ही नहीं कि चाइना इनको धमका सकता है। इंडिया इज ऑब्वियसली मतलब इन सब चीजों से काफी आगे निकल चुका है। पॉइंट इज बीजिंग अब इन सब में वो कर रहा है डायरेक्टली यूएसए के पावर को यहां पर चैलेंज किया जा रहा है, अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो। ठीक है, वहां पर एक स्टेटमेंट ये बोला गया है कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर इशू है दैट इज अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और दोनों ही कंट्रीज यानी कि इंडिया और चाइना ने इस बात को टाइम एंड अगेन एक्सप्रेस किया हुआ है कि हम अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी हमें बीच में नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो हम पर्टिकुलर आर्टिकल बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं चाइना के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब चाइना के जो मिलिट्री कमांडर्स उन्होंने क्या बोला है उसके पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, तो आप उसको उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ अभी रिसेंटली जो चाइना का स्टेटमेंट आया है वो बेसिकली उस चीज को रेफर कर रहा है जब कुछ दिनों पहले वाशिंगटन यानी कि यूएसए का कमेंट आया था, जब इंडिया और चाइना के बीच में ऑब्वियसली 14th राउंड होने वाला था, जो कमांडर्स मीटिंग होती है हर मतलब कुछ महीनों पे, उसका 14th राउंड होने वाला था। और उसके पहले मतलब उसके जस्ट बाद वाशिंगटन का एक कमेंट आता है जहां पर ये बोलता है कि यूएस जो है बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और बीजिंग जो है यानी कि चाइना जो है वो डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है और अपने आसपास के नेबर्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ने यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। चाइना ने बोला है कि यूएस इज द ओरिजिनेटर एंड मास्टर ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी, मतलब यूएस इज द एक्चुअली द कंट्री जो कि दूसरी कंट्री को धमकाता रहता है। ठीक है, दूसरी कंट्री के ऊपर मतलब डरा करके पावर को एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो आप देख रहे हैं यूएसए एक्चुअली एक सुपर पावर की तरह शो करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर दो डिफरेंट कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बीच के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था। बट चाइना ने यहां पर उसके पावर को, हेजेमनी को यहां पर चैलेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको उस पर्सपेक्टिव में समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पे। नाउ एडिंग, चाइना जो है, चाइना यहां पर पूरी तरीके से फॉर्मली अपोज कर रहा है कि अगर यूएस या फिर कोई भी कंट्री हमारे खुद के जो हमारे बायलैटरल मीटिंग्स है, फिर जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है उसके बीच में आएगा, तो चाइना विल नॉट टॉलरेट दिस। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चाइना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ चाइना और इंडिया जो आपस में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात चाइना ने फिर से रीइटरेट किया है कि चाइना और इंडिया के बीच का जो प्रॉब्लम है उसे चाइना और इंडिया साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। रिसेंटली जो 14th राउंड हुए हैं उसको उन्होंने पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव राउंड बताया है। जो रिसेंटली जो बातचीत हुई हमारी उसमें मतलब जनवरी 2022 में बातचीत हुई थी, बोला है कि दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव टॉक्स। ठीक है, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि दोनों ही कंट्री यानी कि इंडिया और चाइना ने साथ में मिलकर ये डिसाइड किया है, अग्री किया है कि हम क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे और एक डायलॉग को मेंटेन करेंगे प्रॉपर्ली, ताकि दोनों मिलकर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, उसको म्यूचुअली एक्सेप्ट करके उसका एक प्रॉपर रेजोल्यूशन, एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी बोला है कि 14th राउंड में ऑल्दो एक फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो पाया है। ये फाइनल अग्रीमेंट इस बात पे नहीं हुआ है कि हमें फाइनली डिसएंगेज नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली डिसएंगेजमेंट का कोई फाइनल बातचीत नहीं हो पाई है कि दोनों कंट्री की जो आर्मीज है वो पीछे पीछे निकल जाए। बट द पॉइंट इज कि एक जगह पे जहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की गई है, दैट इज हॉट स्प्रिंग्स। तो आपको यहां पर ध्यान के रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि हॉट स्प्रिंग्स एग्जैक्टली कहां पे। देखिए, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा ये दोनों ही पार्ट जो है अक्साई चीन के पार्ट में प्रेजेंट है, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा जेएनके के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको यहां पर दो प्लेसेस को ध्यान रखिए, फर्स्ट इज देपसांग एंड सेकंड इज कॉल्ड एज देमचौक। ठीक है, देपसांग देखिए, देपसांग यहाँ पर बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में है, देमचौक देखिए बिल्कुल साउथ के साइड में, यानी कि जम्मू कश्मीर के जेएनके वाला जो पार्ट है उसके बिल्कुल नॉर्थ में प्रेजेंट है देपसांग और बिल्कुल साउथ में प्रेजेंट है देपचौक। इसके अलावा पैंगोंग सो आपको ध्यान होगा, पैंगोंग के बारे में हमने कुछ दिनों पहले भी प्रॉपर्ली बात की थी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर फिंगर्स हैं। ठीक है, फिंगर्स एक्चुअली वो एरियाज है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो देखिए देपसांग हो गया, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा, पैंगोंग सो, देमचौक, ये सारे के सारे रीजन वो रीजन है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। लिम्पियाधुरा जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये कुछ रीजन है जिसको आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। नाउ देखिए, बोला गया है कि जो हॉट स्प्रिंग्स वाला एरिया यानी कि जो ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट करेंगे। बट जो देमचौक और जो देपसांग वाला पार्ट है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल जो पिछली बार जो बातचीत हुई थी 13th राउंड्स में मतलब में जो बातचीत हुई थी उसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छा बातचीत यहां पर हो रहा है 14th राउंड्स के अंदर। ठीक है, ये चीज काफी अच्छी स्टेटमेंट बोली है चाइना ने भी, ताकि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप आगे जाकर इंप्रूव हो सकते हैं।
अगर आप इंडियन ऑफिशियल्स की मानेंगे तो चाइना भी जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है। एलएसी के अंदर काफी ज्यादा आ चुकी थी, विलेजेस उसने काफी अंदर की तरफ बना लिए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी पीछे पीछे की तरफ जा रही है। स्टेटस को जो स्टेटस को था, मतलब जहां पर पहले चाइना थी वहां पर फिर से रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब पीएलए यानी कि जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ इंडिया जो आर्मी है, देखिए पीएलए हमेशा जब भी वर्ड होगा आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चाइनीज आर्मी को पीएलए बोलते हैं, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और ठीक है, तो पीएलए जो है उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट बोला है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट्स है उसमें टोटल 4 चीजें यहां पर उन्होंने मेंशन की है कि 4 चीजें यहां पर सामने आई हैं। पहला चीज, दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि दोनों को जो जो उनके प्रीवियस लीडर्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट लीडर्स, जैसे कि चाइना के हुआ करते थे माओ जेडोंग, इंडिया के हुआ करते थे नेहरू, ये सब लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था। तो दोनों कंट्री का कहना यह है कि दोनों कंट्री को जो उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी गाइडेंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए और जो भी रिमेनिंग इश्यूज है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। सेकंड जो यहां पर बातचीत हुई है, ये बोला गया है कि जो भी हमारे प्रीवियस आउटकम्स हुए हैं, देखिए ये था 14th जो मीटिंग हुई थी, इससे पहले भी लेकिन अराउंड 12 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 13 मीटिंग हो चुकी है, जिसके अंदर जितने भी इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं, जितने भी इफेक्टिव एफर्ट्स लिए गए हैं, इन सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको मेंटेन किया जाए। राइट, जो भी चीजें डिसाइड की गई थी उनको जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, ये डिसाइड किया गया। स्पेशली जो वेस्टर्न सेक्टर वाला पार्ट है, जो इंडिया और चाइना के बीच का जो वेस्टर्न सेक्टर वाला जो इशू है, उन सब एरियाज के अंदर स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, बिकॉज ये वो एरिया है जहां पर सियाचिन ग्लेशियर प्रेजेंट है, जहां पर ऐसे एरियाज प्रेजेंट है जहां पर इनह्यूमन कंडीशंस है, मतलब वहां पे चाइनीज सोल्जर्स आएंगे, वो भी उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, इंडियन सोल्जर्स आएंगे उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन सब एफर्ट्स, इन सब एरियाज के अंदर एटलीस्ट स्टेबिलिटी जल्दी जल्दी लानी चाहिए। थर्ड, दोनों कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि दोनों आपस में क्लोज कांटेक्ट के अंदर रहेंगे और आपस में लगातार डायलॉग को मेंटेन करेंगे, ताकि मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली अगर हम डायलॉग करते रहते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ताकि कोई भी इशू जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एंड फोर्थ, कि नेक्स्ट जो कमांडर टॉक्स होने वाले हैं उसको जल्दी जल्दी यानी कि अर्लीस्ट पे कराया जाएगा। नाउ ये तो था हमारा थर्ड आर्टिकल, बट आपको यहां पर एक चीज समझनी है। देखिए, इंडिया काफी दिनों से कोशिश कर रहा है चाइना के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की, सिमिलरली चाइना भी हो सकता है कोशिश कर रहा हो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की, बट दोनों के बीच में बहुत अच्छे डिसीजन अभी नहीं आ रहे थे। बट आपने देखा कि जैसे ही यूएस यहां पर बीच में आता है, वैसे ही इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग एक स्टांस था कि इंडिया अपने रिलेशनशिप को खुद से इंप्रूव करेगा, और सिमिलरली चाइना का भी यहां पर स्टांस था कि चाइना, मतलब इंडिया और चाइना अपने रिलेशनशिप को खुद से इंप्रूव करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली चाइना ने कुछ यहां पर ऐसे रीजंस दिए, कुछ ऐसे यहां पर स्टेटमेंट्स दिए जो कि एक्चुअली शो कर रहा है कि हो सकता है कि एक अच्छा होप हो कि आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हो सकता है कि दो कंट्री आपस में मिलकर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे तो ना हो, बट अगर थर्ड कंट्री बीच में इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल टॉक अबाउट। इट इज द एनवायरमेंट का टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन। ठीक है, तो हम समझते हैं एग्जैक्टली बायोरेमेडिएशन क्या होता है। सर सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। सिंपल वर्ड्स में मान लीजिए कि कोई भी एनवायरमेंट है, किसी भी तरीके का कंटामिनेंट्स है या फिर पॉल्यूशन है, अगर उस एनवायरमेंट के अंदर फैल जाता है तो उसे अगर रिलीज करना है, उसे निकालना है, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यानी कि नेचुरल मेथड्स यूज करते हैं उस पर्टिकुलर पॉल्यूशन को हटाने के लिए, या फिर उन जो भी कंटामिनेंट्स उनको हटाने के लिए, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन। देखिए, इस नाम को ब्रेक कीजिए। बायो मींस लाइफ, बायो मींस समथिंग दैट इज लिविंग। रेमेडी का मतलब होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो कोई भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए अगर नेचुरल मेथड्स को यूज करते हैं, स्पेशली कोई एनवायरमेंटल इशू है, तो उसे कहते हैं बायोरेमेडिएशन। डेफिनेशन क्या है इसका? कोई भी ऐसा प्रोसेस, एनी प्रोसेस दैट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो एंजाइम्स होते हैं उनको यूज किया जाता है टू रिमूव या फिर न्यूट्रलाइज करने के किसी भी कंटामिनेंट्स को विद इन द एनवायरमेंट टू देयर ओरिजिनल कंडीशन, जैसे पहले हुआ करते थे वैसा करना है, दैट इज कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन। ठीक है, अगर आप मरीन इकोसिस्टम का सीधा सा मतलब क्या है? ओशंस का अगर आप देखेंगे तो ओशन के अंदर हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक होते हैं। वो मतलब ये एक टाइप के ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करने का पावर होता है। ठीक है, तो डीप सी के अंदर ये हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली किसी भी टाइप के पॉल्यूशन को यहां पर पूरी तरीके से डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉल्यूशन यहां पर हम जो मेनली बात कर रहे हैं वो ऑयल स्पिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल स्पिल्स जो कि ओशन के अंदर हो सकते हैं, किसी भी एरिया के अंदर हो सकते हैं, उन्हें रोकने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोब्स होता है, उसे यूज किया जाता है। अब देखिए, ये जो माइक्रोबियल कम्युनिटी होते हैं वो एक टाइप से प्राइमरी डिग्रेडर्स की तरह काम करते हैं, जो कि किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, देखिए एग्जैक्टली कंटामिनेंट पॉल्यूशन होता क्या है? कोई भी पॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का। अगर आप ऑयल स्पेस की बात करेंगे तो पेट्रोलियम का हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, इस पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन्स को ये जो माइक्रोब्स हैं वो लोग ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, एसिडिक जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, इन सब में पार्ट कर देते हैं। बेसिकली मतलब क्या है? जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था इसको सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। यही मेन काम है बायोरेमेडिएशन का। ठीक है, अब देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्चुअली इन हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा
कि जो बैक्टीरिया जो हाइड्रोकार्बन को अगर हटा रहे हैं, मतलब ओशन से हटा रहे हैं, तो क्या वो हाइड्रोकार्बन को खाते हैं या फिर क्या उसको यूज करते हैं अपने खुद को जिंदा रखने के लिए? जी नहीं, वो इस चीज को यूज नहीं करते हैं। बट वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, वो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उसके अंदर एक्चुअली कार्बन होते हैं, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर एनर्जी होती है, उस कार्बन को और एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर रोल में वो ऑटोमेटिकली जो ऑयल स्पिल है वो अपने आप एक साफ हो जाता है। मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं, जो एक टाइप का बैक्टीरिया है, जो हाइड्रोकार्बन को खाने वाला बैक्टीरिया है, फिर उसको क्लीन करने वाला बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, उस पॉल्यूशन के पास जाता है और उस पॉल्यूशन को उस पॉल्यूशन के अंदर से कार्बन और एनर्जी को निकालने की कोशिश करता है, और उसी के कारण ऑटोमेटिकली वहां का जो ऑयल स्पिल है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए, जो कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द क्रूड ऑयल इज पूरी तरीके से अचीवेबल होता है अगर हम व्हीट ब्रांड मरीन बैक्टीरियल को यूज करें। तो क्या होता है, देखिए, व्हीट ब्रांड्स आपने सुना होगा। व्हीट ब्रांड्स बेसिकली आपने गेहूं देखा है, गेहूं का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अगर आप गेहूं को लगातार 3-4 मारेंगे तो उससे एक बहुत ही एरी टाइप सब्सटेंस उसे बाहर निकलता है। दैट पर्टिकुलर एनिमल, उसे हिंदी में एक मतलब आप उसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो एनिमल्स खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हीट ब्रांड। ठीक है, उसी व्हीट ब्रांड के अंदर एक टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है किसी भी टाइप के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, रिसेंट अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, जो कि चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये एक बॉडी है जिसने रिसेंटली एक इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायोरेमिडिएशन मेथड बनाया है, जिसके अंदर वो मरीन माइक्रोब्स को यूज करते हैं, स्पेशली जो व्हीट ब्रांड के ऊपर जो होते हैं उस। देखिए, दिस इज अ व्हीट ब्रांड। ठीक है, और देखिए दिस इज गेहूं, और गेहूं का जो ये जो छोटे छोटे छिलके टाइप निकल जाते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज व्हीट ब्रांड्स। इन्हीं को वहां पे यूज करते हैं ऑयल स्पिल्स को, या फिर डिफरेंट टाइप की जो चीजें होती हैं जो कि ओशन के अंदर रिवर्स को जो गंदा करती है उन्हें साफ करने के लिए। ठीक है, देखिए, अगर आप इसे देखेंगे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हमेशा इमोबलाइज होते हैं। इमोबलाइज इसलिए होते हैं बिकॉज एक फ्री बैक्टीरिया वो कभी भी बहुत अच्छे से साफ नहीं कर सकता है, बट एक इमोबलाइज बैक्टीरिया हमेशा बेटर तरीके से साफ कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक जगह पे स्टे करके साफ करता है। ठीक है, तो व्हीट ब्रांड आप समझ गए, जो व्हीट कर्नल होता है, यानी कि जो गेहूं के बीज होते हैं, उसके आउटर पार्ट्स को व्हीट ब्रांड बोला जाता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम इमोबलाइज बैक्टीरिया को क्यों यूज करते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया को यूज क्यों नहीं करते हैं। देखिए, जो इमोबलाइज बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू देयर फ्री बैक्टीरिया सेल्स। क्यों? माना जाता है कि जो एक इमोबलाइज बैक्टीरिया है वो एक कहीं पर भी अगर ऑयल स्पिल हुआ है तो 10 दिनों के अंदर उस पूरे की पूरे ऑयल स्पिल का 84% ऑयल को रिमूव कर सकते हैं, मतलब जो भी डिग्रेडेड मटेरियल्स है, जो कि पॉल्यूशन है, उसको हटा सकते हैं। लेकिन एक फ्री बैक्टीरिया जो है वो टोटल मिला करके, मतलब सिर्फ 10 दिनों के अंदर नहीं, टोटल मिला करके सिर्फ 60% ही ऑयल को वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इमोबलाइज बैक्टीरिया इज मच मच बेटर एज कंपेयर टू फ्री बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर इमोबलाइज बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, मतलब ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। और सेकंड चीज, जितने मर्जी एडवर्स कंडीशन हो जाए, उन सब के लिए वो रेजिस्टेंट रहते हैं, उन सबके लिए पहले से रेडी रहते हैं, उन सबको यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कहीं पर भी अगर बल्क डिस्चार्ज होता है ऑयल का, किसी भी ओशन के अंदर, किसी भी रिवर के अंदर अगर तेल गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पर इमोबलाइज बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली खुद एक देखिए नॉन टॉक्सिक होते हैं, किसी भी टाइप का हम मेथड यूज नहीं कर रहे, किसी टाइप का हम आर्टिफिशियल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, और हमारा पूरा सब्सटेंस वहां पर क्लीन अप हो जाता है। तो द क्वेश्चन कम्स कि ऑयल यहां पर अगर रिवर में मान लीजिए या फिर ओशंस में गिरता है तो उसका एक्जैक्टली दिक्कत क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये मान लीजिए ओशन का बिल्कुल टॉप लेयर है। ठीक है, और अब देखिए इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे फिश वगैरह रहते हैं। ठीक है, फिश, अब बहुत सारे फिश यहाँ पर रहते हैं, तो इन फिश को यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर एनवायरमेंट से, यानी कि एयर से ऑक्सीजन वाटर के अंदर मतलब मिलता है, और वाटर से लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं। जस्ट सपोज कि इसके ऊपर एक ऑयल का एक लेयर आ गया। तो आप जानते हैं कि ऑयल की लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती है, उसके कारण ऑक्सीजन उसे पेनिट्रेट करके अंदर तक नहीं जा सकता है। ऑक्सीजन नहीं जाता है तो क्या होता है, एक टाइम के बाद ऐसा होता है जब पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और न्यू ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था, उसके कारण जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन को ले नहीं पाती है, उसके कारण मरीन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मरना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक्जैक्टली ऑयल स्पिल क्या है। ठीक है, तो आई होप आप वो चीजें प्रॉपर्ली समझ गए कि एक्जैक्टली कैसे काम कर रहा है ना। ऑयल स्पिल का सीधा सा मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या तो एक्सीडेंटली या फिर अनकंट्रोल रिलीज हो जाए क्रूड ऑयल का, गैसोलीन का, फ्यूल्स का, या फिर कोई भी ऑयल का बाई प्रोडक्ट्स, कुछ भी अगर ऑयल एनवायरमेंट के अंदर गिरता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑयल स्पिल। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऑयल स्पिल सिर्फ वाटर के अंदर नहीं होता है, वो लैंड के ऊपर भी हो सकता है, एयर के अंदर भी हो सकता है, या वाटर के अंदर भी हो सकता है। बट ज्यादातर स्पिल वर्ड आप देखिए, स्पिल वर्ड का मतलब होता है कोई चीज बिखर जाना, मतलब गिर जाना, और वो मेनली बेसिकली ओशंस के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है, मॉरिशस के अंदर 2020 में क्या हुआ था, रिसेंटली एक एग्जांपल हुआ था जहां पर एक शिप था, दैट इज कॉल्ड एज एमवी वाकाशियो शिप, जिसका ऑयल पूरा का पूरा स्लिप हो गया, और जहां पर माना जाता है अराउंड 1000 टन ऑफ ऑयल जो था वो पानी के अंदर गिर गया। और बिकॉज वहां पर ये पर्टिकुलर जो मॉरिशस के पास में मतलब जापानी शिप थी, और वो जापानी शिप क्या होता है, मॉरिशस के पास में एक कोरल रीफ था, उससे आके टकरा गया, उसके कारण जितना ऑयल था उसके अंदर सारा का सारा पानी के अंदर गिर गया।
ना रीजन क्या हुआ, रीजन एक कॉज ये हुआ, इसका मतलब एक रीजन ये था कि एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गया। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने डिफरेंट बैक्टीरिया को यूज करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन है कि ऑयल स्पिल एग्जैक्टली कैसे होते हैं। देखिए, जब भी हम एक एरिया के अंदर ऑयल को एक्सप्लोर करने जाते हैं, फिर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करने जाते हैं, और स्पेशली अगर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर देखने जाते हैं तो प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर क्या होता है, हम बहुत सारा ऑयल को निकालते हैं अंदर से, फिर लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारा ऑयल वहां पर लीक कर जाता है। लीक होने के कारण आसपास के जितना भी एनवायरमेंट है उस सब में ऑयल फैल जाता है। नाउ इस पर्टिकुलर मैप को ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट वो है दैट द फर्स्ट पार्ट, जो मान लीजिए लैंड है, लैंड के साथ में जहां पर ओशन स्टार्ट हो रहा है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो कि पूरा एक टाइप का फ्लैट लैंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो पार्ट है जहां पर ज्यादातर पेट्रोलियम को ढूंढने का रिसर्च यूनिट्स लगाए जाते हैं, बिकॉज वहां से ऑब्वियसली लैंड को ढूंढना बहुत आसान होता है। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक शिप आती है, ठीक है, अब यहां से अगर पेट्रोलियम ढूंढेगी तो उसको देख रहे हैं कितना गहरा जाना पड़ेगा, बट यहां पर अगर एक शिप लगाते हैं तो उसको बहुत ही पास में ही जमीन मिल जाएगी, और इस एरिया में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इस एरिया में पेट्रोलियम ज्यादा ढूंढते हैं, इसलिए इन एरियाज के अंदर ऑयल स्पिल सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल स्लोप के आसपास में होते हैं। इस तरीके का यहां पर पेट्रोलियम को ढूंढने के लिए रिसर्च यूनिट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या मेजर्स यूज किए जाते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ऑयल कहीं से भी खत्म करना है, मरीन सिस्टम को खत्म करना है, सबसे पहले आप कैसे कर सकते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है, बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया के अलावा आपको और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज करनी होती है, जैसे कि पहला होता है दैट इज कॉल्ड एज कंटेनमेंट बूम्स, ठीक है। कंटेनमेंट बूम क्या होता है, देखिए इसे एक टाइप का फ्लोटिंग बैरियर कह सकते हैं, इसे बूम्स कहते हैं, जो कि ऑयल के स्प्रेड को रोकने के लिए काम आता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूं, देखिए दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू सी, दिस इज कॉल्ड एज अ बूम, ठीक है। देखिए ये आप देख सकते हैं ऑयल, दिस इज ऑयल, ठीक है, ऑयल है, इसको रोकने के लिए क्या करता है, जहां तक ऑयल का स्प्रेड है उसके आसपास में एक बूम लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑयल इसके बाहर निकल पाता है। देखिए ये ना काफी नीचे तक होता है, ठीक है, काफी नीचे तक होता है। नॉर्मली ऑयल जो होता है सिर्फ सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑयल कभी नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। ऑयल बहुत लाइट होता है, ऑयल हमेशा ऊपर आता है, ऑयल हैवी नहीं होता है, ठीक है। वाटर हमेशा, वाटर इज ऑलवेज हैवियर देन ऑयल। अगर आप एक ग्लास में पानी रखेंगे, ठीक है, उसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे तो ऑयल हमेशा ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑयल इज ऑलवेज लाइटर, ठीक है, इस तरीके से। बट उसके बावजूद जो ये होता है, बूम होता है, हल्का नीचे तक होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं दिस इज एंटायर इज ऑयल, और ऑयल को रोकने के लिए यहाँ पर आसपास में एक बूम लगाया गया है, ठीक है। देखिए ये एक टाइप का एनवायरमेंट है, एक टाइप का ये ओशन का पार्ट मान सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑयल स्पिल हुआ है, इसको रोकने के लिए देखिए एक यहाँ पर एंकर लगाया जाता है, एक एंकर यहाँ पे लगाया जाता है, और दोनों के बीच में इस बूम को एक पर्टिकुलर शेप के रूप में दे दिया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आपको यहीं पर रोकना है तो आप यहाँ पर थर्ड एक एंकर लगा सकते हैं, जैसे कि शेप इसका लगातार ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चीज को पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी काम आता है, स्पेशली ओशंस के अंदर में, ओशन रिवर के अंदर भी काम आता है। देखिए आप देख सकते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जाता है। ये तो हो गया बूम। सेकंड इज कॉल्ड एज स्किमर्स। स्किमर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बेसिकली फिजिकली सेपरेट करते हैं ऑयल को वाटर के सरफेस से। नाउ अगेन आप इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू सी, दिस इज अ स्किमर। नाउ देखिए ये पूरे का पूरा ऑयल है, ऑयल के अंदर दिस पर्टिकुलर मशीन इज कॉल्ड एज स्किमर, जो कि जाता है ऑयल को अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। जितना भी ऑयल होता है उसको इस पर्टिकुलर एक टाइप का सोकिंग डिवाइस होता है। आप जिस चीज से बर्तन धोते होंगे ना, आपने देखा होगा बर्तन धोने वाला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, और उस सॉफ्ट चीज से अगर आप कोई भी ऑयली चीज अगर आप साफ करेंगे ना, तो उस मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक है, प्लेट के ऊपर अगर ऑयल है, अगर आप ऑयल से को अगर एक एक बर्तन धोने वाले डिश वॉशर से साफ करेंगे तो इससे ऑयल हट जाएगा और इसके ऊपर ऑयल लग जाएगा, ठीक है। दिस सेम टेक्नोलॉजी यहां पर स्किमर के अंदर यूज की जाती है, जहां पर स्किमर जो है ऑयल सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज सॉर्बेंट। सॉर्बेंट क्या होता है, सॉर्बेंट किसी कोई भी स्ट्रॉ, कोई भी वोल्केनिक ऐश, किसी भी टाइप का प्लास्टिक, कोई भी पेपर्स, इन सब चीजों को बोलते हैं सॉर्बेंट, जो कि ऑयल को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस पार्ट में मान लीजिए ऑयल यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बहुत सारे प्लास्टिक, पेपर, वोल्केनिक ऐश, मिट्टी, ये सब डाली जाती है ताकि ऑयल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले और ऑयल ज्यादा फैले ना। एंड फोर्थ थिंग इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिंग एजेंट्स। देखिए डिस्पर्सिंग एजेंट्स बेसिकली इस ऐसे टाइप के ऐसे टाइप के एजेंट्स होते हैं, ऐसे टाइप की चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑयल के पास जाकर के ऑयल को ड्रॉपलेट्स में मतलब ब्रेक कर देते हैं। देखिए डिस्पर्सिंग का मतलब यहां पर ये नहीं है कि ऑयल को दूर दूर कर देंगे, इसका मतलब ये है ऑयल के पार्टिकल्स को ब्रेक कर देंगे। पार्टिकल्स को ब्रेक करते क्या होता है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और देखिए आप ये देख सकते हैं क्या होता है, वो क्या करता है डिस्पर्सल जैसे ऐड करते हैं, तो ऑयल के डिस्पर्सल ऐड होते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा ऑयल है, ऑयल को यहां पर ब्रेक करके ड्रॉपलेट्स के अंदर डिवाइड करता है, और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये बायो रेमिडिएशन के बारे में सारी चीजें, एक्जैक्टली कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कौन कौन से इसके लिए टेक्नोलॉजीज होती है, हमने सारा कुछ प्रॉपर्ली डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द रिवीजन पार्ट। आज के क्वेश्चंस आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आंसर करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ बोथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड तापी प्रोजेक्ट। Second question is, India and Turkmenistan have shown deep interest in Tapi gas line project. Third question is, Air India was nationalized in 1948 by the government of India. Fourth question is, in the recent transfer of shares, Tata's got back 100% of share of Air India from government of India. Fifth question is, Demchok is located to the north of Depsang in disputed region between India and China. And the last question is that the dispersing agents are used to disperse the oils in larger areas to stop its amalgamation at one place.
ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। जो कल के क्वेश्चन था उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। The first question was that India loses more labor productivity than China due to global warming. Yes, this is very true. India around 269 hours billion hours lose करता है, but China only 70 billion hours. ठीक है, इसका रीजन क्या था? इंडिया इक्वेटर के ज्यादा पास में है, चाइना काफी दूर है। सेकंड क्वेश्चन इज एसबीआई इज वन ऑफ द डेकाहॉर्न्स इन इंडिया। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया के अंदर टोटल सिर्फ 4 अभी डेकाहॉर्न्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट डेकाहॉर्न इज कॉल्ड एज जो पेटीएम था, सेकंड आता है ओयो, थर्ड आता है बाइजूस एंड फोर्थ जो रिसेंटली आया दैट इज स्विगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फेसबुक वाज द फर्स्ट एवर हेक्टोहॉर्न जो कि माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट के बाद बना था। देखिए, फर्स्ट डेकाहॉर्न बना था, हेक्टोहॉर्न नहीं बना था। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज इंडिया, रशिया और ईरान रिसेंटली इन्होंने चीरू 2Q22 नेवल ड्रिल्स किए हैं गल्फ ऑफ एडन के अंदर। देखिए, गल्फ ऑफ एडन नहीं था, आपको ध्यान है, गल्फ ऑफ एडन नहीं, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर किए उन्होंने रिसेंटली। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज चाइना ने रिसेंटली फर्स्ट आर्टिफिशियल वूम बनाया है और उसको ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किया है। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। 2017 के अंदर फिलाडेल्फिया ने पहला जो आर्टिफिशियल वूम बनाया था उसको लैम्ब के ऊपर यूज किया था। ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर यूज नहीं किया गया है। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, इसको हमने प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया। आई होप आपको सारे टॉपिक्स आज के प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।